चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले फिजिक्स के पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव लंबाई और द्विध्रुव अक्ष के बारे में पढ़ा। अगर आपने अभी तक पुराने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देख ले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपकी जो मेन फिजिक्स है मैंने स्टार्ट कर दिया। आज से बड़े डेरिवेशन शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो से आपको बड़े बड़े डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। और अगर आप चैनल से जुड़े हुए रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। आप लोग अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो 1 जून से मैथ्स के बहुत अच्छे वीडियो में डालने वाला हूं। बोर्ड पे मैथ्स पढ़ा के आप लोगों को पूरे मैथ्स के वीडियो चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे हम 12th के, और उसको कंटिन्यू चलने देंगे। लगभग एक वीडियो रोज आप लोगों को मैथ्स का मिलेगा। आपको फिजिक्स का भी 1 जून से रोज ही वीडियो मिलना है। आप लोग चैनल से जुड़े हुए रहें। और केमिस्ट्री के भी आपको वीडियो मिलेंगे। मतलब ये मान के चल लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के तीनों विषय के रोज एक वीडियो आपको मिलना है। और बहुत अच्छे से मैं बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो भी जरूर कमेंट में लिखें कि हम वहां से देख रहे हैं, क्योंकि मैं महिदपुर सिटी से पढ़ा रहा हूं। एमोरल कोचिंग क्लासेस मेरा पर्सनल कोचिंग संस्थान है, जिसमें आज तक कितने ही बच्चे 11 साल में मैंने पढ़ा चुके हैं। और यूट्यूब चैनल जरूर मेरा नया है, पर आप लोगों के सहयोग से इस यूट्यूब चैनल को आप फेमस कर सकते हो। जितना ज्यादा यूट्यूब चैनल आप मेरा फेमस करोगे उतने ज्यादा अच्छे वीडियो और उतने अच्छे से मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं व्यंजक की। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में व्यंजक बताना है। सबसे पहले अक्षीय स्थिति होती क्या है? देखिए, जब भी कोई द्विध्रुव होता है, मान लो ये द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, अगर इसके बढ़ाए गए क्षेत्र पे, मान लो इससे आगे की कोई क्षेत्र में हमने इसी क्षेत्र पे बढ़ाए गए क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की तो वो अक्षीय हो जाएगा। और इससे विपरीत दिशा में, मतलब इसे ऊपर की तरफ अगर हमने बढ़ा दिया या नीचे की तरफ बढ़ा दिया तो वो कौन सी स्थिति हो जाएगी? निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन बताता हूं। अक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव पर स्थित होता है। बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अक्षीय स्थिति। मतलब अगर उसी के बढ़ाए गए अक्ष के ऊपर हो तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। अब इसका व्यंजक देखते हैं। वेरी आईएमपी व्यंजक है, बड़ा जरूर है,
पर मोस्ट आईएमपी व्यंजक है और 12वीं का पहला व्यंजक इसे ही कहते हैं। बड़े व्यंजकों में अगर बात करें, बड़े डेरिवेशन की बात करें, तो 12वीं का पहला डेरिवेशन यही है जो शुरुआत से ही बड़ा हो जाता है। देखिए 11वीं में आप धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वीं में स्टार्टिंग से ही बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। 12वीं की फिजिक्स ऐसा कोई कठिन नहीं है, पर उसके लिए आपका बेस 11वीं का मजबूत होना चाहिए। और अगर 11वीं का बेस भी मजबूत नहीं है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप मेरे पहले वीडियो से जरूर देखते चले। आप एक लाइन से वीडियो देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे 11 सालों के अनुभव के साथ आप लोग फिजिक्स पढ़िए। सबसे ज़्यादा अगर मैंने पर डे अगर कोई विषय पढ़ाया है तो वो मेरा फिजिक्स ही है। 5-5, 7-7 बैचेस मैंने फिजिक्स अकेले ही पढ़ी है। स्कूल और कोचिंग्स में मेरी सारी बैचेस मिला के 5-6 बार मैं फिजिक्स 11वीं 12वीं को पढ़ाया है। तो मेरे को जितना अनुभव फिजिक्स का है उसका आप लोग लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। व्यंजक की शुरुआत करते हैं। अक्षीय स्थिति के व्यंजक की बात है। एक डायपोल लिया हमने या द्विध्रुव लिया है ए बी। एक ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। शब्दों पे ध्यान देना। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी 2l है। जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, बीच वाला पॉइंट से, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ये E1 E2 क्यों लगाया है ये बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहली थ्योरी आपको इतनी याद रखना है कि एक ए बी विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। इस ओस के r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक ये थ्योरी में लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि मान लो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। मान लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मान लो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2l हो जाएगी। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस O से r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इतना मैंने कुछ मन से नहीं लिखा है, जितना भी लिखा है चित्र के अंदर से लिखा है। ठीक है, तब हम मानते हैं अब डेरिवेशन शुरू होगा। डायग्राम को देखते हुए हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तब ए पर स्थित कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए मैंने E1 लिखा था यहाँ पे, P इस बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश पे आपको बताया था मैंने, जो प्लस होता है वो अपने आवेश को बाहर की तरफ फेंकता है। आवेश, धनावेश ऋणावेश पढ़ाए थे मैंने। प्लस होता है तो बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ जाता है मतलब E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ जाएगी। B क्या है, माइनस में है, ऋणावेश है। ऋणावेश में क्या होता है, अंदर की तरफ आता है, तो E2 क्या हो जाएगा आपका, अंदर की तरफ आते हुए। तो पहली जो A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है आपकी कितनी, E1, और उसका मान हम कहाँ से लिखेंगे, जो हमने इसके पहले बिंदु आवेश का व्यंजक पढ़ा था उससे लिखते हैं। बिंदु आवेश के व्यंजक में मैंने पढ़ाया था 1/4πε0, Q1 Q2 पढ़ाया था, सॉरी Q0 पढ़ाया था। यहाँ पे हमारा Q0 की जगह हो जाएगा 1/4πε0, उसका Q0 अपन ने काट दिया था तो वहाँ बचा था आपका 1/4πε0 Q/r² बचा था। ये हमारा बिंदु आवेश था, आप लोग पुराने वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, r² इसकी दूरी नहीं है, इसकी दूरी कितनी है देखना, ध्यान से देखना। इस बिंदु A से इस बिंदु P तक के बीच की दूरी कितनी है, AP है। AP को वेल डिफाइन नहीं कर रखा, हमको निकालना पड़ेगा। AP है, A से लेके P तक की दूरी, इस बिंदु A से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई, AP। तो हम वहाँ लिख देंगे AP का वर्ग, और ये मान कहाँ से लिया है मैंने, बिंदु आवेश के मान से लिया है, E बराबर 1/4πε0 Q/r² से। ठीक है, अब AP की दूरी निकाल के बताता हूँ। AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर होगा, देखो OP का मान हमारे पास है, OP बराबर कितना है, R है, और ये OA कितना है, ये OA ये पूरा 2L है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा L, और ये वाला भाग हो जाएगा L। तो ये जो OA ये L है और ये OP R है, तो इस OP में से OA को घटा देंगे तो हमारा AP निकल जाएगा। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा आपका OP माइनस OA, ये जाएगा R माइनस L, और इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, मतलब अब समीकरण 1 बन जाएगी आपकी 1/4πε0 Q/r माइनस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये आ गया हमारा कौन सा पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट आया बिंदु A पर। अब इसी प्रकार हम बिंदु B पे पॉइंट निकालते हैं। डायग्राम को सामने रखना पड़ेगा, इसलिए मैं सेकंड ले लेता हूं। किस पर, बिंदु B पर, बिंदु B पर कौन सा आवेश है, -Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस पे क्या होगा, E1 के बाद हम क्या मान लेते हैं, E2, वही 1/4πε0। देखो जब प्लस Q था तो भी मैंने प्लस नहीं लिखा था, इसलिए माइनस Q है तो भी मैं माइनस नहीं लिखूंगा, सीधा Q लिखूंगा। पर अब इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है किससे, इस बिंदु B से P की दूरी कितनी हो गई, BP, तो BP का स्क्वायर। अब BP कैसे निकलेगा, BP देखो, BP निकलेगा OB प्लस OP, क्योंकि OB L है और OP कितना है, R है, तो BP निकल जाएगा आपका। यही थोड़ी सी दिक्कत आती है निकालने में बच्चों को, और कोई दिक्कत नहीं आएगी इस डेरिवेशन में। OP माइनस OB, सॉरी OP प्लस OB, तो हो जाएगा आपका R प्लस L। उसमें R माइनस L था, यहाँ R प्लस L है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। मैंने वहाँ पे भी प्लस नहीं लिखा था, यहाँ भी माइनस नहीं लिखा है। अब देखिए जो E1 E2 है, E1 बड़ा है क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है, E2 क्या है, छोटा है क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं E1 बड़ा है E2 से, तो E बराबर हो जाएगा, परिणामी जो तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी E1 माइनस E2, मतलब E1 में से E2 को माइनस कर दो। E1 में से E2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 Q/r माइनस L का स्क्वायर, ये समीकरण 1 थी, और 1/4πε0
Q अपॉन R प्लस एल, ये समीकरण नंबर 2 थी। दोनों को माइनस कर दिया, जितनी चीजें कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, बस Q तक 1/r माइनस एल का स्क्वायर प्लस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, सॉरी माइनस। ठीक है, अब ये Q तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी, तो चाहो तो, नहीं तो पास में लिख लो 1/4πε0, क्योंकि बोलने में सुटेबल रहता है। फिर Q, अब देखना एलसीएम लेंगे तो R प्लस एल का स्क्वायर इधर चल जाएगा, माइनस R माइनस एल का स्क्वायर इधर जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। अब 3 फॉर्मूले हमारे 9th 10th या 8th के मान लो, कुछ भी मान लो, 3 सूत्र लग रहे हैं यहाँ पे। 1/4πε0 Q, R प्लस एल का स्क्वायर लग रहा है। R प्लस एल का स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, फिर माइनस ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां पे किस टाइप से हो जाएगा? A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस 2AB। फिर नीचे बन रहा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हो जाता है पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग और उन दोनों की घात 2। तो ये 8th क्लास के या 7th क्लास 9th क्लास कुछ भी बोल दूं मैं, उनके ये 3 सूत्र यहाँ पे यूज होंगे। एक A प्लस बी का होल स्क्वायर, एक A माइनस बी का होल स्क्वायर और एक A प्लस बी A माइनस बी वाला। सब फॉर्मूले लगाने के बाद इस माइनस को अंदर इंटर कर दो, तो 1/4πε0 Q R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो R का स्क्वायर से R का स्क्वायर कैंसिल, L के स्क्वायर से L का स्क्वायर कैंसिल, बचा 2RL, तो वो हो जाएगा आपका 4RL। Q 4RL और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी के बाद आगे ये हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। 1/4πε0 इसको लिख लेते हैं 2QL अलग लिख लेते हैं और एक 2R अलग लिख देते हैं। उसका रीजन मैं बताता हूं। 2QL इसलिए अलग लिखा क्योंकि 2QL का मान P होता है और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो R L है ना, जो बहुत अल्प है, तो इस L को हम मान लेते हैं L इज वेरी वेरी लेस देन R, मतलब L को त्यागने पर, क्या करने पर? L को त्यागने पर, नीचे वाले L को त्याग देते हैं। L को त्यागने पर तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 ऊपर हो जाएगा 2QL बराबर होता है P, तो 2QL इक्वल्स टू P। तो ये जो आपका मान है वो हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन R की पावर 2 की पावर 2। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2PR और R की घात 4। R की घात 4 से एक R की घात कटेगी तो 3 बच जाएगा। आपका फाइनल डेरिवेशन आ जाएगा 1/4πε0 2P नहीं रहेगा, 2P अपॉन R³। ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा किसका? अक्षीय स्थिति का। E इक्वल्स टू 1/4πε0 2P अपॉन R³। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। एक बार पूरे डेरिवेशन को मैं आपको वापस से बता देता हूं। सबसे पहले हमने करा क्या है, अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखी। आप लोग चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अपना हाथ बीच में नहीं लूंगा।
अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखी, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव पर स्थित होता है तो वो अक्षीय स्थिति में कहलाता है। फिर हमने उसका डायग्राम बनाया, डायग्राम से ही हमने थ्योरी लिखी और थ्योरी से के बाद हमने पहला मान निकाला किसका, ए का। ए का मान हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए पी का मान हमने डायग्राम के थ्रू निकाल लिया और इसको इक्वेशन बना ली। इसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई, इक्वेशन नंबर 2 ली। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को दोनों को हमने परिणामी तीव्रता ई निकाला, उसमें रखा और पूरा सॉल्व करते हुए, देखिए मैथमेटिक्स सॉल्व करने में साइंस के स्टूडेंट को कभी भी दिक्कत नहीं आती है, पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करा इसका। इसी प्रकार हमारा ये डेरिवेशन समाप्त हुआ। वीडियो लंबा जरूर है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। और मैं कह रहा हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा आईएमपी आने वाला है क्योंकि वो निरक्षीय स्थिति है, इसी का सेकंड, तो वो ज़रूर देखना और आने वाले सभी वीडियो को देखें, सभी को लाइक करें, सभी पे कमेंट करें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।